बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो नौजवान मुजनी करते हैं, बुरी आदत में मुब्तला होते हैं, उन्हें आने वाले वक्त में किस किस्म का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा रिव्यू करते हुए जाएंगे लास्ट एपिसोड को। उसके बाद हम उस आगे चलते हुए तमाम बीमारियों को डिस्कस करते हुए उनका इलाज भी जानेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। आज अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से नौजवानों के अंदर उनकी सेक्सुअल ड्राइव पे इशू आता है, यानी वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए फिर वो फिट नहीं रहते हैं। उनमें जिनसी हिजाम तो पैदा होता है पर वो अपनी पेनिस को प्रॉपर तौर पे इरेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी उसमें इंतशार पैदा नहीं होता। ऐसे नौजवानों को जो फटीग यानी एक थकावट, जिसमें उनके पट्टों का दर्द होना, उनके जिस्म में थकावट, बोझलपन पैदा होता है, उनके हेयर लॉस का इशू आता है लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। न सिर्फ सर के बाल बारीक होकर गिरने लग जाते हैं और बाज़ औक़ात जिस्म की और जगहों से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। साथ साथ लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनकी टेस्टिकल्स के अंडर ग्रोथ हो जाती है, उनके टेस्टिकल्स प्रॉपर ग्रोथ में नहीं आते। साथ ही उनकी पेनिस के जो ग्रोथ होना होती है वो प्रॉपर अपनी लेंथ को, अपनी गिर्थ को नहीं ले पाती है। साथ ही इसके साथ उनके जिस्म पर या तो वो फैटी उनकी बॉडी फैटी हो जाती है, और फैट इस तरीके का होता है कि जैसे उनकी छाती और बोजन्स औरतों की तरह हो जाते हैं और वो रानों से भी बाहर की तरफ से निकल जाते हैं और पेट के ऊपर से ऐसे गोल से हो जाते हैं। ये इस तरीके का फैट उनमें बढ़ना शुरू हो जाता है। या नौजवानों में जिन्हें लो टेस्टोस्टेरोन हो तो उनकी मसल्स जो है ना प्रॉपर तौर पे डेवलप नहीं होते, बॉडी मास उनका कम हो जाता है, यानी जिस्म में गोश्त कम हो जाता है, हड्डियों को बोन मास की कमी हो जाती है, यानी हड्डियों पे एक जो गोश्त और खदोखाल बनना होते हैं वो लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और ऐसे वो एक कम उनकी हड्डियों पर गोश्त चढ़ता है। ये भी लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। साथ ही साथ लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपके मूड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिससे लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से उन नौजवानों को जिन्हें लो टेस्टोस्टेरोन होता है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदमिजाज हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, अपनी मुखालफत को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनमें फटीग और थकावट इतनी ज़्यादा होती है कि हर वक्त उनका सोने को दिल चाहता है। साथ साथ उनमें लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से उन्हें एनीमा यानी खून की कमी का भी सामना करना पड़ता है। उनके जिस्म में खून की कमी की वजह से वो पीले और थके मांदे चेहरे से जिस्म से नज़र आते हैं और ऐसा उनका चेहरा भमराया हुआ होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का उन्होंने काम किया हो। अगर वो उकड़ू बैठ के उड़ते हैं तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं और जिस्म में उनके दर्द भी रहता है। साथ में छोटी कमर के अंदर अक्सर दर्द रहता है और कुछ नौजवान को घुटनों में भी वीकनेस महसूस होती है। ये सब कुछ लो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है। इसके साथ ऐसे नौजवानों की मेमोरी लॉस भी होने लग जाती है, याददाश्त उनकी फिर कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि किसी चीज़ को एक नौजवान अगर वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो वो एक स्क्रिप्ट को आधे घंटे में याद करते हैं, तो ऐसे नौजवान जिन्हें लो टेस्टोस्टेरोन का इशू होता है वो उसे 2-4 घंटे में भी याद नहीं कर पाते हैं। अगर वही हम जानेंगे कि ऐसे नौजवान जो मुजनी की बुरी आदत में मुब्तला रहे हों उनको स्टेज वाइज इसको कैसे कवर किया जाए। कि 5th स्टेज के अंदर हम अपने जिगर को इम्प्रूव करेंगे कि हमारा जिगर का निज़ाम बेहतर हो जाए, हमारे लीवर क्योंकि वाइटल ऑर्गन के अंदर आता है वो इम्प्रूव हो, उसकी सलाहियत बढ़े ताकि वो हम जो खुराक लेते हैं, जो खाना खाते हैं उससे प्रॉपर तौर पर वो सिक्रेशन, वो एक्सट्रैक्ट जो है जो उससे रसूब निकालना होता है वो प्रॉपर तौर पर निकाले, उससे कन्वर्ट हमारे ब्लड में करे। क्योंकि मुजनी की बुरी आदत की वजह से दिल हमारे जिगर को भी ओवर वर्किंग करना पड़ती है। वो 5th स्टेज के अंदर हमारे लीवर बार बार खून इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता और वो खुराक को रद्दी तौर पर वो फिर आगे कर देता है,
तो अब हमारा 5th स्टेज में हमारे जिगर का इलाज करना यहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जिगर फिर दोबारा से प्रॉपर वर्किंग करने लग जाए, ताकि हमारे जिस्म में हमारे खाई हुई खुराक से हमें प्रॉपर तौर पर खून बने। तो उसके लिए हम जिगर के इलाज के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। तो मेडिसिन को नोट कर लीजिए। चेलिडोनियम क्यू पावर, चेलिडोनियम क्यू के 15 कतरे आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे। दोपहर को कार्डवुड मैनिरस से 15 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। शाम को फिर इसी तरीके से चेलिडोनियम क्यू से 15 कतरे आधे कप पानी में लेंगे और रात को कार्डवुड मैनिरस से 15 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। ये दवाइयाँ दोनों कुछ अर्से इस्तेमाल की जाएंगी। आप देखेंगे कि आपका जिगर प्रॉपर तौर पे यानी आपका लीवर का फंक्शन बेहतरीन हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर लीवर के अंदर कोई फैटी जर्नेशन हो रही है, फैटी लीवर हो रहा है, तो वो भी यानी उसमें चर्बी का तनासब बढ़ रहा है, उसकी वजन से 10% से ज़्यादा अगर बढ़ रहा है, उसके अंदर फैट बढ़ रही है, तो वो भी इसके ठीक हो जाएगी और आपका जिगर जो है एक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर तौर पे वर्किंग करने लग जाएगा। आपके जिस्म में खून बनने का अमल बेहतर हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप फिर आपके चेहरे पर, आपके हाथों में और आपके नेल्स के अंदर आप खुद खून इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। फिर जब आप अपना अगर ब्लड सीपी करवाते हैं तो आपका ब्लड जो है नॉर्मल होगा, हीमोग्लोबिन की जो रेंज है वो नॉर्मल होगी, यानी कि मर्दों के अंदर नॉर्मल तौर पर 9.5 से 13 के दरमियान में ये रेंज होती है, वो नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा। तो यहाँ हम 5th स्टेज में हमने जिगर का इलाज किया। अब इस स्टेज के अंदर अब हम चलते हुए, यानी सबसे पहले स्टेज के अंदर हमने स्टेज 1 में टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन किया। सेकंड स्टेज में हमने अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग किया। थर्ड स्टेज में हमने दिल को स्ट्रॉन्ग किया। फोर्थ स्टेज में हमने मेदे के निज़ाम को स्ट्रॉन्ग किया। फिफ्थ स्टेज में हमने लीवर के निज़ाम को स्ट्रॉन्ग किया। अब 6th स्टेज के अंदर हम सबसे पहले हाइपर सेंसिटिव ऑफ ग्लांस पेनिस को ठीक करेंगे, ताकि ज़कावत हिस्स जो हमारी पेनिस में आ गई, मामूली सी ही जान या मामूली सी जहन में इंतशार होने से हमारी पेनिस इरेक्ट होती है और वो फिर मनी को खारिज कर देती है। किसी तरह से टेलीफोन पे कोई बात करने से हमारी पेनिस खड़ी हो जाती है और उससे अखराज हो जाता है। कपड़े की रगड़ से वो अखराज कर देती है, जरा से छू जाने से अखराज हो जाता है। यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी की इस कैफियत को सबसे पहले हम ठीक करेंगे, ताकि ये हिजान जो एक ज़कावत हिस्स की कैफियत है वो सबसे पहले ठीक हो। तो इसके लिए हमें मेडिसिन इस्तेमाल करनी होंगी। प्रेस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। न्यूफरलेटम क्यू पावर, सेलिक्स नाइगरा क्यू पावर। न्यूफरलेटम क्यू के 15 कतरे आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे। दोपहर को सेलिक्स नाइगरा क्यू से 15 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। इसी तरीके से शाम को फिर आपने न्यूफरलेटम से लेना है और रात को आपने सेलिक्स नाइगरा क्यू से 15 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन कुछ अरसे इस्तेमाल की जाएंगी। जब आपकी ग्लांस पेनिस या पेनिस का हशफा अगला हिस्सा जो सेंसिटिव हो गया है, जिसकी वजह से आप मामूली से जान से आपकी पेनिस इरेक्ट होके मनी को खारिज कर देती है। किसी से मामूली से टेलीफोन पे बात करने से आपकी मनी बहने शुरू हो जाती है। ये हाइपर सेंसिटिव को ख़त्म करेगा और साथ ही आपकी टेस्टिकल्स की जो डोरियाँ वीक हो गई हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके इरेक्शन पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि वो मनी को खारिज नहीं कर सके और उसके ट्रैक को के अंदर जो एक किस्म की इरिटेशन किसी या एक उकसाहट किसी जो कैफियत है उस कैफियत को ठीक करेंगे ये मेडिसिन। छठे स्टेज में हमने इसे कवर किया। 7th स्टेज के अंदर यानी 7वें स्टेज में हम सबसे पहले जिरियान का इलाज करेंगे। पेशाब में जो कतरे आ रहे होते हैं, मनी पेशाब के रास्ते बह रही होती है। मनी के कतरे अगर 3 किस्म की, एक मजी, वदी और मनी, इसकी 3 कैफियत होती हैं। जो एक लिबिडो की कैफियत होती है, जब सेक्स के लिए हमारे अंदर ख्याल पैदा होता है तो हमारा जो ग्लांस पेनिस अंदर से लुब्रिकेंट होता है तो ये वदी कहलाती है। फिर ये अगला स्टेज होता है कि जब वो एजुकेशन के करीब होता है तो एक और फर्दर लिब्रेशन होती है जिसे मजी कहते हैं। और थर्ड स्टेज के अंदर मनी होती है जो कि
पानी से खारिज होती है। अब होता है क्या है कि अगर ये कैफियत बढ़ जाए, यानी वदी, मजी और मनी का वाली कैफियत के हिजान की वजह से, जिनसे हिजान की वजह से, तो फिर वह पेशाब के रास्ते मजी खारिज होना शुरू हो जाती है, और ये खारिज होने से फिर आस्ते आस्ते वीकनेस होना शुरू होती है। फिर ऐसे नौजवान जो अपने कपड़ों को पाक नहीं रख पाते हैं, ज़रा से रुकू और सजदे के अंदर उनके झुकने से उनके पेशाब से कतरे निकल जाते हैं, या पेशाब करके उठने के बाद फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ उसमें से लेजदार खारिज हो रही है। तो ये उनकी इस सेंसिटिविटी की वजह से कि उनकी मज़ी बहना शुरू हो गई है, या वदी का इखराज जो हो रहा है, अगर या मनी उनकी पेशाब के रास्ते जा रही है, तो ये कैफियत की वजह से फिर उनके अंदर, उन मर्दों के अंदर इस किस्म की वीकनेस पैदा होती है कि जिसका हम ऑलरेडी पहले जिक्र कर चुके हैं कि उनकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, और आंखें और उनके चेहरा पीला पड़ जाता है, थकावट, थका मांदा, भूख की कमी महसूस होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, साथ साथ चिड़चिड़े हो जाते हैं, बस सोने को थका हुआ जिस्म रहता है। ये इसके मज़ीद जब ये कैफियत बिगड़ती है तो ये कैफियतें और ज़्यादा आम नौजवान के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कैफियत को सबसे पहले हमने दुरुस्त करना है। इसको स्ट्रॉन्ग करने तक ग्रिप, इसकी टेस्टिकल्स की ग्रिप मजबूत हो कि वो मज़ी वज़ी और मनी को खारिज ना कर पाएँ, और आपके जो पेशाब करके उठने के बाद जो कतरे आने लगते हैं वो ठीक किए जाएँ। तो इसे आम फहम में जरियान भी कहा जाता है, या पेशाब के कतरे आने को, या मनी के अखराज, मनी का पेशाब के रास्ते खारिज होने को कहा जाता है। इसका इलाज करेंगे हम 7वें स्टेज में। तो आइए डिस्कशन को नोट कर लेते हैं। बेसिलिनियम 200 पावर, एसिड फास्ट 30, एवाना सेटिवा क्यू पावर। बेसिलिनियम 200 पावर के 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे। उस दिन नागा करनी है, दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। नेक्स्ट डे से आपने एसिड फास्ट 30 के 5 कतरे सुबह लेने हैं। उसके 15 मिनट के बाद आपने एवाना सेटिवा क्यू पावर से 15 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। फिर दोपहर को आपने पहले एसिड फास्ट से कतरे लेने हैं, 5 कतरे। ये एसिड फास्ट के 5 कतरे आप खाना खाने के दौरान लेंगे तो ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। तो 5 कतरे दोपहर को आपने एसिड फास्ट के लेने हैं, और 15 मिनट के बाद फिर आपने एवाना सेटिवा से 15 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने। शाम को भी इसी तरीके से पहले एसिड फास्ट से, और उसके बाद आपने एवाना सेटिवा से लेनी है। रात में फिर आपने चौथी खुराक लेनी है, पहले आपने एसिड फास्ट से, और उसके बाद आपने 15 कतरे एवाना सेटिवा से लेने। 6 दिन लगातार आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। 7वें दिन फिर आपने बेसिलिनियम 200 पावर से 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह लेने। याद रहे उस दिन आपने इन दोनों मेडिसिन का, यानी एसिड फास्ट और एवाना सेटिवा नहीं इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट डे से फिर आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। कुछ अरसे इस्तेमाल करने से आप देखेंगे आपके जो पेशाब में जो कतरे आ रहे हैं, या जरियान मनी का जो आपके साथ कैफियत है कि पेशाब के रास्ते मनी खारिज हो रही है, मज़ी या वदी जो आपकी पेनिस में निकल आती है, तो वो इससे रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और आपके टेस्टिकल के अंदर की डोरियां जो है उनकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। अब अगला स्टेज यानी 8वें स्टेज में, 8th स्टेज के अंदर हम एहतलाम, पेशाब यानी सोते में मनी का इखराज जो होता है कि सोते के अंदर कभी ख्वाब के साथ और कभी बगैर ख्वाब के हमें जो मनी खारिज हो जाती है, उस कैफियत के अंदर बाजू का कभी इन्हें एक रात में 2-3 मरतबा एहतलाम भी हो जाता है। तो ऐसे नौजवानों को अब एहतलाम का इलाज हम किया जाएगा 8वें स्टेज के अंदर। 8वें स्टेज में एहतलाम का इलाज करेंगे। एहतलाम का अगर इलाज प्रॉपर तौर पर नहीं किया जाए तो बार बार इस तरीके से मनी के बार बार खारिज होने की वजह से सोते के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। वो तमाम तक अलामतें जो पहले बताई गई हैं कि आंखों की गिरद हल्की पड़ जाना, जिस्म का टूटना फूटना, जिस्म में थकावट, इरिटेशन, कैफियत, चिड़चिड़ा मिजाज और खून की कमी और कब्ज और दस्त की सी कैफियत, उठ के बैठ के उठने से चक्कर आ जाना, ये तमाम तर कैफियत एहतलाम की बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होती हैं। तो हम 8वें स्टेज के अंदर हम एहतलाम का इलाज करेंगे। आइए इसकी प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लेते हैं। इंडियम मेटिलिकम 6 पावर, डायसाकोरिया 6 पावर। इंडियम मेटिलिकम 6 पावर के 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे, और दोपहर को
डाइसोकोरिया 6 के 5 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। शाम को इसी तरीके से फिर इंडियम मेटिलिकम के, और रात को डाइसोकोरिया के 5 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। 6 दिन मुतवातर आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है। 7वें दिन आपने स्टाफी सेगेरिया 1 एम पावर के 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह इस्तेमाल करने। याद रहे उस दिन आपने इंडियम मेटिलिकम और डाइसोकोरिया इस्तेमाल नहीं करनी, उस दिन नागा होगा। नेक्स्ट डे से फिर आपने यही डाइसोकोरिया और इंडियम मेटिलिकम इस्तेमाल करनी है। कुछ अरसे इस्तेमाल करने से 15 से 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपकी एतलाम की बीमारी ठीक हो जाएगी, और आपको फिर जो रात में ख्वाब या ख्वाब के बगैर जो एतलाम हो जाता है, आपके कपड़े नापाक हो जाते हैं, या एक ही रात में 2-2, 3-3 मरतबा जो एतलाम हो जाता है, वो इससे ठीक हो जाएगा। अब आया अगला स्टेज, 9th स्टेज के अंदर अब हम आपकी जो इरेक्शन पावर में कमी आई है, जो जिनसी आज़ा ढीले ढाले लटक गए हैं, कमज़ोर हो गए, उनमें वीकनेस आके उनकी ग्रोथ जो चेक हो गई है, मुजनी करने की वजह से शर्मगाह छोटी रह गई है, कमज़ोर रह गई है, छुआरी की तरह कमज़ोर हो गई है, झुर्रियाँ उसमें पड़ गई हैं, कालापन उसकी स्किन के ऊपर आ गया है। नवी स्टेज के अंदर अब हम पेनिस का इलाज करेंगे, और पेनिस का इलाज करने के साथ आप देखेंगे कि आप फिर से एक स्ट्रॉन्ग मर्द बन चुके होंगे। इसलिए अब हम यहाँ पेनिस का इलाज करते हुए ये चीज़ ख्याल रखेंगे कि अब हम ज़हनी तौर पर भी फिट हो चुके हैं, हमारा दिल भी स्ट्रांग हो चुका है, हमारा मैदे का निज़ाम भी ठीक हो चुका है, हमारे लीवर का निज़ाम भी ठीक हो चुका है, हमें जरियान और एतलाम की बीमारी तो वो भी ठीक हो गई है, हमारे बॉल जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़े की शिकायत वो भी ठीक हो चुका है। अब अपनी पेनिस की जो खराबी उसमें आई है, जो लटक गई है, ढील ढाली हो गई है, इरेक्शन कम हो गई है, या पेनिस बहुत सुस्त पड़ गई है, इस तरीके की जो कैफियत उसमें आई है, उसका इलाज करेंगे। तो ऐसे नौजवान जो कि गैर शादीशुदा हैं, ये स्टेज को इसी तरीके से कवर करते हुए आएंगे। अगर जिन नौजवानों ने इस दौरान में शादी कर ली तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ऐसी कैफियत का सामना करना पड़ेगा कि फिर वो परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ मैं दोनों नौजवानों के लिए, जो नौजवान शादी कर चुके हैं उनके लिए भी मेडिसिन बताऊंगा, और जो नौजवान अभी शादी करने को जा रहे हैं और अपने पेनिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और उसमें जो ढीला ढालापन आ गया है या उसकी ग्रोथ चेक होने की वजह से वो छोटी भी लटकी भी ढीली पड़ गई है, ढीलापन उसमें जो पैदा हुआ है, वो इस स्टेज के अंदर नवे स्टेज में हम कवर कर रहे हैं। आइए प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लेते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए जो गैर शादीशुदा हैं और अपनी पेनिस की कमजोरी की वजह से परेशान हैं, अब चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ हो जाए, तो ये मेडिसिन वो इन तमाम स्टेजेस को कवर करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। लाइकोपोडियम 1 एम पावर, यूहेम्बेनियम क्यूब, इग्नेस कास्टिस 30। यूहेम्बेनियम क्यूब के 15 कतरे आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे। दोपहर को इग्नेस कास्टिस 30 से 5 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। शाम को फिर यूहेम्बेनियम क्यूब से 15 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। रात को आपने फिर इग्नेस कास्टिस से 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। 6 दिन मतवातर इस्तेमाल करेंगे। 7वें दिन लाइकोपोडियम 1 एम पावर से 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे। याद रहे उस दिन आपने नागा करना है दोनों दवाइयों का, यानी आपने यूहेम्बेनियम और इग्नेस कास्टिस नहीं लेनी है। नेक्स्ट डे से फिर आपने ये दवाइयाँ दोनों फिर इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। आप देखेंगे आपके 20 से 25 दिन के बाद आपकी शर्मगाह में वाज़ेह कैफियत इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। जो उसकी स्किन पे जो कालापन हुआ है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, और पेनिस आपकी प्रॉपर तौर पर अरेस्ट करने लग जाएगी, और उसमें जो वीकनेस जो ढीलापन पैदा हुआ है और किसी कदर जो सुकड़ के पीछे चली गई थी वो इससे ठीक होना शुरू हो जाएगी। मतवादिर कम से कम जो है 40 दिन मेडिसिन को इस्तेमाल करें, उसके बाद एक अगर ज़रूरत हो तो गैप करके फिर दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन नौजवानों के लिए जो अभी गैर शादीशुदा हैं। ये 9 स्टेज में हमने इन चीज़ों को कवर किया है। अब नवे स्टेज में हम ऐसे नौजवान के लिए इस दौरान जिनकी शादी होगी है, अब वो उनके सेक्स में वीकनेस आ गई है, अपने आप को सही तरीके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ज़कावत हिस्स की सूरत इंजाल की कैफियत हो गई है, यानी प्री मैच्योर एजुकेशन की कैफियत हो गई है। पेनिस इंटर करने के साथ ही या तो वो अंदर ढीली पड़ जाती है, या उनकी पेनिस फ़ौरन अखराज कर देती है मनी का, या उनके जिस्म में मनी कम बनने लगती है और वो एक से ज़्यादा अपनी वाइफ से नहीं मीटिंग कर पाते हैं, या उन्हें अपनी वाइफ के पास जाने के बाद अपनी
पेनिस को एरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये तमाम तर कैफियत अगर उनको हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे वो काज वही तवज्जुह जिसके नुकसान आपने देखे कि वो हमें किस तरीके से बर्बाद करती आ रही थी। अब आप शादी के बाद ये वाज़ेह तौर पर आपको जब नजर आने लगा कि आप पेनिस को सही तौर से प्रॉपर खड़े नहीं कर पा रहे हैं, पेनिस एंटर करने के बाद वजाइना से बाहर निकल आती है सही, और थोड़ी सी तकम्पली के बाद ही आपको मनी का अखराज हो जाता है, सूरत इंजाल की कैफियत हो जाती है, प्रीमेच्योर एजुकेशन की जो कैफियत हो जाती है। और ऐसे नौजवानों में फिर बाज़ औक़ात उनके औलाद पैदा करने की वो काबिल नहीं रहते हैं। इसको भी हम 10वें स्टेज में कवर करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलें, जिसमें हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। आइए प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लेते हैं। सेलेनियम 200 पावर, टाइटेनियम 3x टेबलेट फॉर्म में होगी, लाइकोपोडियम 1m पावर, इग्नेस कास्टेज 30, सेलेनियम 200 पावर से 5 कतरे आपने रात को इस्तेमाल करने आधे कप पानी में, और टाइटेनियम 3x की टेबलेट्स, अगर टेबलेट्स 4 ग्राम से बड़ी हैं तो 2 टेबलेट्स, अगर 4 ग्राम की हैं तो 4 टेबलेट आपने इस्तेमाल करनी है सुबह। उसकी दोपहर को आपने इग्नेस कास्टेज 30 के 5 कतरे लेने, शाम को फिर आपने टाइटेनियम से 4 टेबलेट लेनी है, और रात को आपने फिर सेलेनियम से लेना है। 6 दिन आपने लगातार ये इस्तेमाल करनी है। 7वें दिन आपने लाइकोपोडियम 1m के 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। मतवादिर कुछ अरसे जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सूरत इंजाल की बीमारी प्रीमेच्योर एजुकेशन की जो कैफियत वो ठीक हो जाएगी। आपकी पेनिस में जो ढीलापन है, जो पेनिस बाहर निकल पड़ती है मुबाशरत के दौरान में, वो ठीक हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, इरेक्शन पावर आपका बढ़ जाएगा। ऐसे नौजवान जब वो जिनसी फेल अपनी वाइफ से करने जा रहे हों तो इस मेडिसिन को 15-15 मिनट के बाद दोहराएंगे। यानी सबसे पहले उन्होंने लाइकोपोडियम इस्तेमाल करनी है सुबह, उसके 5 कतरे इस्तेमाल कर लेंगे। फिर अब जब वो उनका टाइम जो मीटिंग का आए तो फिर उन्होंने सबसे पहले इग्नेस कास्टेज के 5 कतरे आधे कप पानी में लेने। 15 मिनट के बाद उन्होंने टाइटेनियम की एक खुराक लेनी है, 4 टेबलेट्स, अगर 4 ग्राम की है, अगर बड़ी टेबलेट हैं तो 2 टेबलेट्स लेनी है। उसके 15 मिनट के बाद सेलेनियम के 5 कतरे आधे कप पानी में लेने। और अब उन्होंने दोबारा 1m पावर यानी लाइकोपोडियम 1m पावर के 5 कतरे आधे कप पानी में लेने हैं, और उसके 15 मिनट के बाद वो अपनी वाइफ से जब सेक्स करने के लिए जाएंगे तो उनकी पेनिस भी स्ट्रॉन्ग होगी, हार्ड हो जाएगी, और उसका इरेक्शन पावर भी इम्प्रूव हो जाएगा और प्रॉपर तौर पे वो परफॉर्म कर सकेंगे। 10वें स्टेज के अंदर हम जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे ऐसे नौजवान को जो शादी करने के बाद जब उन्हें ये इशू आता है कि उन्हें मर्दाना बांझपन पैदा हो गया, वो उनके सीमेन एनालाइज के अंदर उनकी जरासीम की कमी वाक़ई हो गई है और वो अब औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। तो 10वें स्टेज में हम ये डिस्कस करेंगे। तो शादी के बाद फिर उनके सीमेन एनालाइज के अंदर खराबी आती है, उनकी मोर्टल्स जर्म्स कम होती हैं, उनकी तादाद 80% नहीं होती है, और फिर वो बाप बनने के काबिल नहीं रहते हैं। यानी इमोर्टल और स्लेगिश और अनस्लेगिश किस्म के जो जर्म्स होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, कुछ अरसे के बाद डेड हो जाते हैं। या ऐसे नौजवानों को एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताते चले जाऊँ, जिन नौजवानों के जब सेमेनालाइज करवाते हैं अगर उसमें पस सेल आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि सबसे पहले उनकी पस सेल का इलाज किया जाए। ऐसी सूरत में आपके जरासीम बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं, आमतौर पर 6 घंटे से लेके और 6 दिन तक, और बाज़ जगहों पे काफ़ी अर्सा इस किताबों में बताया गया है कि इन्वायरमेंट जो कि औरत के अंदर जब आप जरासीम खारिज करते हैं तो उसमें रह सकते हैं, और जैसे ही उन्हें ओवा खारिज होकर ट्रेवल करके यूट्रस में आते हैं तो उससे मीट करके और वो एक
एम्ब्रियो की शक्ल के अंदर यूट्रस की दीवार से लग जाते हैं और उसके साथ वो औरत माँ बन जाती है। तो ऐसे नौजवान जब सीमेन एनालाइज करवाते हैं जिनके घर में औलाद नहीं हो रही है और उनकी रिपोर्ट के अंदर उनके स्पर्म्स की काउंटिंग कम आती है, 80% से उनके मोर्टल जर्म्स नहीं होते हैं और स्लेगिश यानी सुस्त जिसे कह लें जरासीम ज़्यादा होते हैं, इमोर्टल या मुर्दा हालत में या नी मुर्दा हालत में जरासीम होते हैं, तो इन्हें हम इम्प्रूव करेंगे, इन्हें ताकतवर स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि आपकी काउंटिंग पूरी हो जाए। और सीमेन एनालाइज के मुताबिक जब आपकी रिपोर्ट में आपके 80% स्ट्रॉन्ग जर्म्स आ जाएंगे, ताकतवर जरासीम आ जाएंगे, तो फिर आप औलाद पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये 10वें स्टेज में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे नौजवान के लिए शादी के बाद औलाद पैदा करने के लिए काबिल नहीं रहते। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपना सीमेन एनालाइज कराएंगे, आपकी रिपोर्ट के अंदर अगर खराबी आती है तो चीज़ों को बड़े इंपॉर्टेंट आपने नोट करना है। एक तो उसका पीएच लेवल, उसका अगर वो उससे 6 या 7 से बढ़ गया है तो वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है या अपनी रिपोर्ट मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है ताकि देखा जाए कि आपके सीमेन का रिएक्शन अल्कलाइन है या एसिडिक तो नहीं है, कि एसिड तो आपकी मनी में ज़्यादा नहीं है जो जरासीम के मरने का बायस बन रहा हो, या पस्सेल आपके मनी के अंदर आ गए हों जो कि आपके जरासीम के मरने का सबब बन रहे हों। ऐसे नौजवानों को मैं ये नहीं कहता कि उन्हें किसी बुरी औरत से ये बीमारी लगी हो। बाज़ ये सोजाक और गेनोरिया की वजह से भी कैफियत होती है। बाज़ अगर इस्तेंजा गलत जगहों पर बैठ के किया जाता है या बहुत ज़्यादा गर्म मसाले जाती चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो उनके अंदर, उनके स्पर्म के अंदर पस्सेल का इशू आ सकता है। तो ये चीज़ आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है और अपनी रिपोर्ट को व्हाट्सएप करना है। मैं आपको यहाँ एक ऐसी मेडिसिन के ऊपर रहनुमाई कर रहा हूँ 100% उन नौजवानों को कारगर साबित होगी जिनकी जो औलाद की दौलत से महरूम हैं और वो बाप बनना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह इस प्रिस्क्रिप्शन से उन्हें बिल्कुल फ़ायदा होगा और 100% ये काम करती है। आपके जरासीम को न सिर्फ तादाद को बढ़ाती है बल्कि उन्हें स्ट्रॉन्ग भी करती है। तो आइए हम प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लेते हैं। काली आयोडाइड 200 पावर, एक्सरे 30, कोबाल्टम 30। काली आयोडाइड 200 पावर के 5 कतरे सुबह लिए जाएंगे। दोपहर को आपने एक्सरे 30 से 5 कतरे आधे कप पानी में लेने। शाम को आपने कोबाल्टम 30 से 5 कतरे आधे कप पानी में लेने और रात को एक्सरे से 5 कतरे आधे कप पानी में लेनी है। नेक्स्ट डे से फिर आपने सबसे पहले काली आयोडाइड 200 पावर लेनी है। 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप वाज़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जब अपनी वाइफ से सबमिट करेंगे तो आपके जरासीम बहुत ज़्यादा तादाद में एजुकेट होंगे। 40 दिन के बाद आप अगर दोबारा अपना सीमेन एनालाइज कराएंगे तो इंशाल्लाह आपकी काउंटिंग 100% पूरी हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएंगी और इसी दौरान में आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएंगी और आप इंशाल्लाह बाप बन जाएंगे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। 10 स्टेज के अंदर हमने इस इलाज को कवर किया है। ये 10वें स्टेज में हमने ऐसे नौजवानों की जो औलाद पैदा नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये मावनत फराहम की है। अब रहा डॉक्टर जी सिद्दीकी काविश का, तो ये आपके मुनस्सिर है, ये चैरिटी वर्क है, सिर्फ और सिर्फ नौजवानों की रहनुमाई के लिए, उन्हें हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए की जाते हैं प्रोग्राम्स। अगर आप इसे माविन पाते हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर करके अपना ताउन मुझे दीजिएगा। ये कार्य खैर है, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। हम दुनिया में रहें न रहें, हमारी काविश से अगर लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे तो ज़रूर आखिरत में हमें इसका अजर मिलेगा। और डॉक्टर जी सिद्दीकी के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले प्रोग्राम्स देखने के लिए न सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले प्रोग्राम भी आप देख सकें। मुझे खुशी होती है वो नौजवान जो कि बुरी आदतों को छोड़ के एक स्ट्रॉन्ग और हेल्थी जवान बनने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो लड़की हों लड़के हों। अगर वो अच्छी सेहतमंद जवान बनेंगे तो इससे न सिर्फ एक अच्छा माशरा डेवलप होता है बल्कि आने वाले वक्त के अंदर वो एक बेहतर तौर पर शादी के बाद परफॉर्म कर सकेंगे वो नौजवान और वो नौजवान बेटियां जो कि आने वाले वक्त में एक हसीन ख्वाब देख रही होती हैं। वो इंशाल्लाह उनको ज़रूर अचीव करेंगी। न सिर्फ उनकी
नौजवानों की सेहत अच्छी होगी, बल्कि वो आने वाले वक्त में एक बेहतरीन तौर पे शोहर यानी हस्बैंड भी साबित होंगे और अच्छी औलाद, सेहतमंद औलाद पैदा करने की भी काबिल होंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर जी से इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।